स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी में अभी तक लेक्चर नंबर 16 तक देख लिए थे। आज आपको लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें जैव भू रासायनिक चक्र हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में। ठीक, ये अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। तो इससे पहले आपको सल्फर चक्र बता दिया गया है और ये फास्फोरस चक्र। इसमें अवसादी चक्र में मेनली दो ही हमको पढ़ना पड़ता है, तो एक सल्फर चक्र, दूसरा अवसादी चक्र। ठीक, देखिए फास्फोरस जो है आपको हमारे ज़िंदगी में या जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है कि उपयोगी है, क्योंकि यह हमारे डीएनए, आरएनए यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, आपको साइंस में जो लेक्चर हम बताए हैं लगभग उसमें 6 या 7 लेक्चर ही हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए के बारे में बताया गया, उसका स्ट्रक्चर, जिसमें आपको फास्फेट बताया गया होगा कि उसमें फास्फेट है। तो इसका मतलब डीएनए आरएनए में आपको फास्फोरस होता है। कोशिका झिल्ली में भी बताया गया फास्फोलिपिड, और हड्डी में, दांत में, इसके अलावा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका प्रमुख हिस्सा है आपको कौन? फास्फोरस। और प्रकृति में इस चक्र के द्वारा यानी कि फास्फोरस चक्र के द्वारा फास्फोरस की उपस्थिति और उपभोग के मध्य क्या किया जाता है? संतुलन स्थापित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका कोई वैसा चक्र नहीं है जैसे जल चक्र बनता है एकदम आराम से गोल टाइप का बना दें, ऐसा कुछ चक्र इसमें नहीं बनता है। सिंपल आपको ध्यान रखना है। सिंपल डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो चट्टान जो होता है वो फास्फोरस के लिए मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद ये अपक्षय होगा, फिर मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी के द्वारा पौधा अवशोषित करेगा, फिर पौधा के द्वारा फिर इसका जानवर में जाएगा, और जानवर जब मरेगा या पौधा भी मरेगा तो अपघटक के पास जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा फोड़ेगा, फिर आपको मिट्टी या जल में मिला देगा, फिर तलछट के रूप में बदल जाएगा, और फिर ये चट्टान में समाहित हो जाएगा। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, आपको इस डायग्राम पे ध्यान रखना है। ठीक, देखिए चट्टानी खनिज है जिसमें अपक्षय होगा, मृदा विलयन के रूप में, यानी कि मृदा विलयन के रूप में वो जो फास्फेट है या फास्फोरस है वो रहेगा, उसको उत्पादक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो वाह के रूप में बहता हुआ जलीय तंत्र में चला जाएगा, फिर उत्पादक से उपभोक्ता के पास जाएगा, उपभोक्ता से फिर अपरद बनेगा, और फिर अपघटक के द्वारा मृदा विलयन में फिर वापस आपको ये भी कह सकते हैं कि चट्टान में बदल जाएगा। तो ये ऐसे और ऐसे दोनों हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपको सिंपल सा इसका चक्र। अभी इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है इसमें कि चट्टान जो होता है वो फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद चट्टान से जो अपक्षय होगा, चट्टानों के अपक्षय से फास्फोरस युक्त खनिज मुक्त होता है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूटना फूटना। तो अपक्षय जब होता है तो आपको फास्फोरस युक्त खनिज मुक्त होते हैं, और ये दो प्रकार से आपको क्या होता है? बढ़ जाएगा। ये एक कुछ भाग उसको पौधे के द्वारा मृदा घोल के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाएगा, जो आपको बताए हैं, और कुछ भाग ऐसे हैं जो वायु के रूप में जलीय तंत्र में पहुंचता है। इसके बाद थर्ड बात देखिए कि उसके बाद फिर यहाँ से पौधे के द्वारा फास्फोरस उपभोक्ताओं तक, उसके बाद मृत पदार्थों के अपघटन से पुनः मृदा में, और मृदा से फिर चट्टानों में पहुँचता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का धीमा चक्र है। इसमें वायुमंडलीय चरण होता ही नहीं। वैसे भी हम अवसादी चक्र में आपको बताए थे कि इसमें वायुमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब हम सल्फर चक्र बता रहे थे उस समय आपको बताए थे यह विशुद्ध अवसादी चक्र नहीं है, क्योंकि उसका कुछ मात्रा जो है आपको वायुमंडल से भी प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सल्फर चक्र है वो पूरी तरह से मतलब क्या है कि अवसादी चक्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चक्र जिसका नाम है अपघटन चक्र, ये हम देखेंगे। ठीक, देखिए अपघटन का क्या मतलब होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दीजिए, वही अपघटन होगा। ठीक, ये जो अपघटन है उसके लिए कच्चा माल क्या होगा? तो आप जानते हैं पेड़ पौधा का जो मृत अवशेष होता है, जैसे पत्तियां हो गया, छाल हो गया, इसके अलावा मृत जानवर का जो अवशेष होता है वो सब आपको अपरद के लिए मतलब अपघटन चक्र में कच्चा माल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपरद कहते हैं। ठीक, तो अपघटन चक्र में आपको अलग अलग प्रकार के चरण शामिल हैं। देखिए पौधा से मतलब क्या बोलते हैं उसको? अपरद बनेगा। अपरद फिर आपको टूटेगा, अपखंडन प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं
फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। अपघटन के बाद यानी कि अपखंडन के बाद आपको निश्चालन का प्रोसेस होगा, यानी कि निश्चालन का प्रोसेस होगा। और निश्चालन के बाद आपको अपपाचय यानी कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। इसके अलावा उसके बाद अगला नंबर ह्यूमिसिफिकेशन होगा, फिर आपको मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण होगा, और फिर वो हरा पौधा के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। देखिए आपको निश्चालन हम एक जगह और बताएंगे, ठीक है, जब लेटेराइट सॉइल की चर्चा होगा। इसके अलावा अपपाचन, ठीक है ना, यानी कि कैटाबॉलिज्म, हम आपको साइंस के पहला लेक्चर में ही मेटाबॉलिज्म के बारे में बताए थे, और वहाँ बताए थे कि 2 प्रकार होता है, कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। बाकी ह्यूमिसिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अभी देखेंगे, ठीक। अब हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए कि पेड़ पौधा है, मरेगा तो अपरद बनेगा। अब अपरद के बाद देखिए अब अगला नंबर प्रोसेस होगा अपखंडन, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होगा कि जो अपरद भोजी होंगे, अपरद भोजी मतलब डिट्रोबोरस बोलते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जिसमें आता है आपको केचुआ, जिसमें क्या आता है आपको केचुआ, डेट्रीबोरस बोलते हैं इसको, ठीक। ये अपरद पदार्थों को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। तो अपघटन में क्या, अपखंडन में क्या होता है, अपखंडन में होता है अपरद भोजी के द्वारा अपरद को और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। फिर आगे निश्चालन का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा कि अब जल में जो घुलनशील पदार्थ होंगे, खासकर आप खनिज समझ सकते हैं, वो आपको जल के साथ भूमि के नीचे प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। इसी को निश्चालन प्रोसेस कहते हैं। जब आप देखिएगा यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि रेन फॉरेस्ट में जो आप देखिएगा वहाँ का मिट्टी, उसमें निश्चालन का प्रोसेस होता है, इसलिए आप देखिएगा कि वहाँ का मिट्टी उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। तो यही निश्चालन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं या खनिज लवण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसके वजह से मृदा जो है आपको अनउर्वर हो जाती है। फिलहाल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब जो टूटा हुआ चीज़ था उससे अब क्या करेंगे, घुलनशील पदार्थ जल के साथ भूमि के अंदर चला जाएगा, निचले परतों में प्रवेश कर जाएगा। अब अगला नंबर प्रोसेस होगा वहाँ पे कैटाबॉलिज्म यानी कि अपपाचन। इसमें क्या होगा, जीवाणु और कवक अब जो थोड़ा बहुत बच गया है उस अपरद पदार्थों पे अपना एंजाइम को क्या करेगा, स्राव करेगा, और फिर उसको और अधिक ज़्यादा विघटित करेगा। विघटित जैसे ही कर देगा जीवाणु और कवक, तो वो आपको ह्यूमस में बदल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जीवाणु और कवक जो है अपरद को विघटित करके एक बहुत ही गहरा रंग का चिपचिपा कार्बनिक पदार्थ बना देता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना। और चूंकि अपरद से ह्यूमस बना है तो इसकी प्रक्रिया को ह्यूमिसीकरण यानी कि ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस ह्यूमस से आपको खनिज का निर्माण होगा। अब देखिए कुछ खनिज निर्माण करने वाला जो सूक्ष्म जीव होंगे वो ह्यूमस को और अधिक क्या करेंगे, विघटित कर देंगे, जिसे जटिल, ध्यान दीजिएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ, खनिज जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है ना, उसमें टूट जाता है, जिसको हम लोग मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक ऐसा चक्र है जिसमें यानी कि पृथ्वी पर से बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ और सेलुलोज को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। यह चक्र जो है पौधा और जानवरों के मृत अवशेषों, अवशिष्ट पदार्थों, अन्य जैविक पदार्थ जैसे सेल्यूलोज इत्यादि को अपघटित करके मिट्टी में और पर्यावरण में आपको वापस पहुंचा देता है, ठीक। कुछ बात ध्यान रखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अपघटन आपको कहेगा कि अपघटन प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप कहिएगा ऐसा नहीं है भाई, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपघटन के प्रोसेस में। दूसरा, अपघटन का जो रेट है, दर है, वो आपको कैसा जलवायु है उस पर भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए उष्ण और आर्द्र जलवायु होगा तो अपघटन तेज होगा। एक चीज़ गौर कीजिए, अभी हम कुछ देर पहले आपको निश्चालन के बारे में बताए थे और रेन फॉरेस्ट के बारे में बताए थे। वहाँ पर बताइए उष्ण और आर्द्र होगा कि नहीं, कंडीशन तो होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात भी होगी और बहुत ज़्यादा आपको आर्द्रता भी रहेगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एक तो उष्ण है और ऊपर से आर्द्र भी है।
उसमें क्या होगा कि अपघटन का दर तेज होता है। तो अपघटन का दर तेज होता है वहाँ पे, लेकिन आपको पता है ना कि बरसात ज़्यादा होगी तो निश्चालन का भी प्रोसेस होगा। तो भले ही वहाँ पे ह्यूमस बनता है, लेकिन इस ह्यूमस में उपजाऊ के लिए जो खनिज होते हैं वही नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लिंक कीजिए। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में अपघटन का दर जो होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको ऐसे भी कह सकता है वायवीय और अवायवीय दशा। ठीक है ना, तो वायवीय दशा में होता है अपघटन ठीक ठाक, अवायवीय दशा में नहीं होगा। एक और चीज, अपघटन का जो दर है वो अपघटक की रासायनिक संघटकों पर भी निर्भर करता है। यानी क्या, अपघटक कैसा है, अगर सेलुलोज का बना हुआ है तो जल्दी अपघटित हो जाएगा, लेकिन वही अगर लिग्निन का, काइटिन इत्यादि जैसे पदार्थों से बना है तो अपघटन के दर में क्या हो जाएगा, आपको कमी आ जाएगी। तो इस बात को भूलिएगा नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक परफेक्ट नोट बनाते रहिए, ताकि आपको कहीं और एक बार नोट बनाने के बाद कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।